ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर घटी थी, जहां एक परिवार गहरे समुद्र की यात्रा पर निकलता है। उसी समय एक भयानक घटना होती है जिससे शांत समुद्र अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और पूरी मानवता को खतरे में डाल देता है। क्या ये परिवार और पूरी मानवता इस आपदा से बच पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक युवा महिला से होती है जो छुट्टियां मना रही होती है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि उसके एक कान की बाली गायब है। पहले तो वो सोचती है कि शायद फोटो खींचते समय वो गलती से समुद्र में गिर गई होगी। उसके पास खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बिना एक पल गवाए उस बाली को ढूंढने के लिए तुरंत समुद्र में कूद जाती है। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। उनका कांच का बोट टूट जाता है और उसी के साथ उनकी दोस्त अपनी जान गवा बैठती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद 4 लोगों का एक परिवार उसी ला पाल्मा द्वीप पर छुट्टियां मनाने आता है। इस द्वीप को वोल्केनो आइलैंड भी कहा जाता है। हालांकि वहां का ज्वालामुखी 1948 के बाद से नहीं फटा था। पति पत्नी जानबूझकर यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आए हैं ताकि अपने बिगड़ते रिश्ते को सुधार सकें। वे इस यात्रा को अपने रिश्ते को बचाने का आखिरी मौका मानते हैं। जैसे ही परिवार स्विमिंग के लिए तैयार होता है, उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर एक जोड़ी बालियां पड़ी हुई मिलती हैं। उन्हें देखते ही पिता तुरंत कहते हैं कि ये उनके परिवार में किसी की नहीं है। सारा उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और बस उन्हें टेबल पर रख देती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली हैं, जहां उन्हें एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पहाड़ों में जियोलॉजिकल सर्वे विभाग की मैरी अपने एक सहकर्मी के साथ रिसर्च के लिए वहां जाती है। हमेशा की तरह वे एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन आज वे गुफा की दीवारों पर कुछ असामान्य देखते हैं। चट्टानों पर सीमेंट जैसी एक परत जमी हुई है। मैरी ने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा कुछ देखा था और वो तुरंत उसके सैंपल इकट्ठा करने लगती है। तभी उसका दाढ़ी वाला सहकर्मी जमीन पर बहुत सारे मरे हुए चमगादड़ देखता है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि अचानक गुफा की छत में एक बड़ी दरार पड़ जाती है। उधर जियोलॉजिकल विभाग का डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्री इलाके में एक स्पीड बोट मिली है जिसमें सवार सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। मामले की जांच अभी जारी है। ये खबर पढ़कर डायरेक्टर काफी चिंतित हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैरी और उसका सहकर्मी उसके ऑफिस पहुंचते हैं और उसे गुफा में हुई अपनी खोज के बारे में बताते हैं। आगे की जांच में पता चलता है कि गुफा की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर पर है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा द्वीप पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है और वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पानी का बढ़ता प्रवाह चट्टानों के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिससे गुफा के अंदर खतरनाक दरारें बन रही हैं। अगर ये स्थिति जारी रही तो भूकंप या भूस्खलन होने की पूरी संभावना है। लेकिन डायरेक्टर उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हल्के फुल्के झटके आना सामान्य बात है। अभी तक जहरीली गैस के कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं और स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि किसी बड़े खतरे की घोषणा की जाए। ये सुनकर दोनों शोधकर्ता निराश हो जाते हैं। हालांकि दाढ़ी वाला व्यक्ति अपने शक पर कायम रहता है। वो मैरी को एक नक्शे के पास ले जाकर याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी दरार बन गई थी। वो इतनी चौड़ी थी कि उसमें इंसान चल सकता था। अगर ऐसा विस्फोट दोबारा हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे समुद्र में गिर सकता है। अगर किसी पूरे शहर जितना बड़ा हिस्सा समुद्र में गिरता है तो एक भयानक सुनामी जरूर आएगी। वो सवाल करता है कि डायरेक्टर पहले से लोगों को चेतावनी क्यों नहीं दे रहा। असल में डायरेक्टर ने कुछ साल पहले एक बड़ी गलती की थी। उसने एक बार भूस्खलन की चेतावनी जारी की थी, जिससे भारी अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उस घटना के कारण उसकी नौकरी लगभग चली गई थी। तभी से उसने तय कर लिया था कि जब तक पूरी तरह निश्चित न हो वो कोई अलार्म नहीं बजाएगा। लेकिन मैरी और उसका सहकर्मी नहीं जानते कि डायरेक्टर उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। वो अंदर से बेहद परेशान है। उसी समय वो फॉरेंसिक विभाग में जाकर नई रिपोर्ट देख रहा होता है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बताती है कि स्पीड बोट में मरे सभी लोगों की मौत अत्यधिक गर्म गैस के संपर्क में आने से हुई थी। उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए गए, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है। उधर रिसोर्ट में निक का परिवार बिना किसी चिंता के समुद्र और धूप का आनंद ले रहा होता है। सारा पूल के पास चुपचाप बैठी होती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होता है जिसे ऑटिज्म है। लड़की निराश होकर चली जाती है। सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास नहीं है। पूल से बाहर आने के बाद उसके पिता सेनेट उसकी उदासी को समझते हैं और उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके भाई का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर सारा खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले उसके पिता उसे वॉलीबॉल के कुछ बेसिक नियम जल्दी समझाते हैं। सारा खेलने चली जाती है और अपने भाई को निक के पास छोड़ देती है। बच्चे के साथ समय बिताते हुए निक अचानक देखता है कि उसकी पत्नी एक स्पेनिश आदमी के साथ हंसते हुए बात कर रही है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की ओर देखता है, बच्चा वहां से गायब होता है। घबराया हुआ निक अपने बेटे को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो बीच पर अपनी बहन को ढूंढने गया होगा। वो समुद्र किनारे दौड़ता है और उसका नाम पुकारता है। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक चट्टान पर एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है। जब निक पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका ही बेटा है जो चुपचाप समुद्र को देख रहा है। बच्चा समुद्र में इकट्ठा हो रहे कई कछुओं को देख रहा होता है, जैसे वे सब एक साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों। इसी बीच मैरी
मैरी अपनी जांच पूरी करती है। गुफा से लाए गए पानी के सैंपल में कोई भी असामान्य खनिज नहीं मिलता। इससे साफ पता चलता है कि समुद्र का पानी तेजी से पहाड़ के अंदर घुसकर सीधे गुफा तक पहुंच गया है। जो दरार उन्होंने देखी थी वो बिल्कुल नई है, 2 हफ्तों से भी कम पुरानी। अगर ये सच है तो द्वीप पर मौजूद हर व्यक्ति गंभीर खतरे में हो सकता है। ये समझते ही मैरी और उसका सहकर्मी फैसला करते हैं कि वे वापस पहाड़ पर जाकर दरार के ऊपरी हिस्से की खुद जांच करेंगे। वे गाड़ी से वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो वे देखते हैं वो और भी ज्यादा डरावना होता है। दरार का एक सिरा धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा होता है। वे तुरंत अपने उपकरण लगाकर माप लेना शुरू करते हैं। उनकी आशंका सच साबित होती है। दरार लगातार खिसक रही है। भले ही ये गति धीमी है, लेकिन साफ है कि अगर ये जारी रही तो एक भयानक आपदा होना तय है। इसी बीच जियोलॉजिकल विभाग के कर्मचारी भी चेतावनी के संकेत महसूस करने लगते हैं। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा है और हल्के हल्के झटके महसूस होने लगे हैं। डायरेक्टर तुरंत आदेश देता है कि नेशनल गार्ड से संपर्क किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद पर्यटकों को निकाला जा सके। उसी समय मैरी उसे फोन करती है। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि वे अभी भी पहाड़ पर ही हैं, तो वो घबरा जाता है और उन्हें तुरंत अपना सामान छोड़कर नीचे आने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही वे माप ले रहे होते हैं, अचानक दरार से सफेद धुआं निकलने लगता है। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। नीचे उतरते समय उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे थे। मैरी समझ जाती है कि ये ज्वालामुखी गतिविधि का स्पष्ट संकेत है और वो सभी को तुरंत भागने के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ समय बाद मैरी होश में आती है और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका सहकर्मी गंभीर हालत में है और जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण कोमा में चला गया है। इस बार ज्वालामुखी से भारी मात्रा में जहरीली गैस निकली थी, लेकिन सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। हालांकि डायरेक्टर जानता है कि ये तो बस शुरुआत है। जब जहरीली गैस बाहर निकलती है तो उसके बाद राख और फिर पिघला हुआ लावा निकलता है। अगर पहाड़ का कोई हिस्सा टूटकर समुद्र में गिरता है तो एक भयानक सुनामी आ सकती है। ऐसी सुनामी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। कई महाद्वीप प्रभावित हो सकते हैं और छोटे छोटे द्वीप देश पूरी तरह समुद्र में डूब सकते हैं। केवल लोगों को निकालने की लागत ही अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। इससे भी बड़ा खतरा है अफरा तफरी और डर, जिसमें और भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। इसीलिए डायरेक्टर अभी भी और पुख्ता सबूत मिलने का इंतजार करना चाहता है, लेकिन मैरी अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कहती है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भयानक और अपरिवर्तनीय होंगे। दबाव में आकर डायरेक्टर उसके साथ मेयर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मेयर में चेतावनी नहीं बदलता। वो तब तक लोगों को चेतावनी देने से मना करता है। एक और गलत अलार्म उसकी कुर्सी छीन सकता है। मैरी और डायरेक्टर जितनी भी कोशिश करें, मेयर इंतजार करने का ही फैसला करता है। उधर रिसोर्ट में निक और उसकी पत्नी फिर से अपने बेटे को लेकर झगड़ने लगते हैं। वो निक पर आरोप लगाती है कि जब उनका बेटा गायब हुआ था तो उसने तुरंत उसे नहीं बताया। निक गुस्से में जवाब देता है कि वो पूरे दिन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान सारा की जिंदगी भी बिखरने लगती है। जिस लड़की से उसने एक दिन पहले दोस्ती की थी, वही अब उसे बुरी तरह डांटती है। वजह यह होती है कि सारा ने गलती से उसका एक वीडियो शेयर कर दिया था। वो वीडियो असल में एक लड़के ने चोरी छिपे बनाया था, लेकिन गुस्सा सारा पर निकाला जाता है। दिल टूट जाने पर सारा अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तभी वो अगले कमरे में अपने माता पिता की जोरदार बहस सुनती है। अब उसका वहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं करता। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और एयरपोर्ट की ओर चली जाती है। वहाँ से वो अपने नॉर्वे में रहने वाले अंकल को फोन करती है और उससे वापसी का टिकट बुक करने को कहती है। उसका अंकल पूछता है कि वो अकेले क्यों यात्रा करना चाहती है, लेकिन सारा कुछ भी बताने से मना कर देती है। कॉल खत्म होने के बाद उसका अंकल चिंतित हो जाता है और अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन उस समय वो योग कर रही होती है और फोन नहीं सुन पाती। इसी बीच जियोलॉजिकल विभाग को और भी डराने वाली खबर मिलती है। पूरे द्वीप में लगातार माइक्रो ट्रेमर्स हो रहे हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये साफ संकेत है कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। डायरेक्टर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आदेश देता है कि लापाल्मा द्वीप से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया जाए। ज्वालामुखी की राख विमान के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और प्लेन क्रैश हो सकता है, लेकिन ये चेतावनी बहुत देर से आती है। अचानक पहाड़ से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विस्फोट होता है, जिससे हर कोई दंग रह जाता है। उसी समय सारा को लेकर जाने वाली फ्लाइट रनवे पर तेजी से दौड़ रही होती है। पायलट को टेक ऑफ रोकने का आदेश मिलता है, लेकिन रनवे छोटा होने के कारण प्लेन को उड़ान भरनी पड़ती है। उधर उसकी माँ आखिरकार अपने भाई का मिस्ड कॉल देखती है और तुरंत उसे कॉल बैक करती है। जब उसे पता चलता है कि सारा एयरपोर्ट गई है तो वो घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने दौड़ पड़ती है। तभी घने ज्वालामुखी राख के बीच एक विमान की तेज आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल आसमान में एक जोरदार विस्फोट होता है। वो डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है, ये जाने बिना कि उसकी बेटी उस प्लेन में थी या नहीं। जैसे ही वे एयरपोर्ट जाने के लिए निकलने वाले होते हैं, उसे अपने भाई का मैसेज मिलता है। उसका भाई, जो विदेश मंत्रालय में काम करता है, उसे बता चुका होता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। रेस्क्यू टीमें काम पर लग चुकी हैं और सभी बचे हुए लोगों को द्वीप के एकमात्र अस्पताल में ले जाया जा रहा है। जब वो और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो घंटों तलाश करने के बाद भी उन्हें सारा नहीं मिलती। स्टाफ उन्हें फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट दिखाता है। जिन लोगों के नाम के सामने निशान लगा है उन्हें अस्पताल लाया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों को लापता घोषित किया गया है। सारा का नाम लिस्ट में होता है, लेकिन उसके सामने कोई निशान नहीं होता। ये देखकर दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। थके हुए और दिल टूटे हुए वे होटल वापस लौट आते हैं। ये समझ नहीं पाते कि अब क्या करें, लेकिन जैसे ही वे अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं वे हैरान रह जाते हैं। सारा सुरक्षित कमरे के अंदर बैठी होती है। असल में सारा प्लेन में चढ़ने ही वाली थी, तभी उसे अपनी दोस्त का मैसेज मिलता है। उसकी दोस्त सच्चे दिल से माफी मांगती है और
उससे माफ करने के लिए कहती है। आखिरी पल में सारा प्लेन में चढ़ने का फैसला बदल देती है। बाद में उसकी दोस्त को भी एहसास होता है कि उसके उस मैसेज ने अनजाने में सारा की जान बचा ली। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। इसी बीच जियोलॉजिकल विभाग में स्थिति लगातार और खराब होती जा रही थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि पूरे द्वीप को तुरंत खाली करवा देना चाहिए, लेकिन मेयर अब भी सहमत नहीं था। उसका कहना था कि ऐसी घोषणा से लोगों में दहशत फैल सकती है और अफरा तफरी में जाने जा सकती हैं। पहले भी ज्वालामुखी की राख दिखाई दी थी, लेकिन उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, और अगर ये भी एक झूठा अलार्म निकला तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जब डायरेक्टर को एहसास होता है कि अब भी जनता को चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो वो एक निजी फैसला लेता है। वो अपने सभी कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने का आदेश देता है और खुद आखिरी व्यक्ति के रूप में वही रहने का निर्णय लेता है। मैरी इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन उसे अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका भाई एक बार में शराब पीकर हंगामा कर रहा है। मैरी उसे संभालने के लिए वहां जाती है, लेकिन उल्टा पुलिस उसे सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब उसके भाई को होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मैरी से मिलने की कोशिश करता है। वो वादा करता है कि वो उसके लिए सबसे अच्छा वकील करेगा, लेकिन समय बहुत कम है। ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। अब सवाल ये है कि ये भाई बहन इस खतरनाक द्वीप से कैसे बच पाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ आपदा की शुरुआत है। इस इलाके में रहने वाले लोग जानते हैं कि जब ज्वालामुखी राख छोड़ना शुरू करता है तो अगला चरण आमतौर पर एक बड़ा विस्फोट होता है। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर सकता है, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठ सकती है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन सकती है। रात के समय ज्वालामुखी से फिर से सफेद धुआं उठने लगता है, जैसे कोई सोया हुआ दानव जागने वाला हो। उसी समय निक और उसका परिवार अब भी समुद्र में है और उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। अचानक फोन बजता है। हिमी कॉल उठाती है और देखती है कि ये उसके भाई का फोन है। वो बताता है कि सरकार को इस स्थिति के बारे में पहले से पता है, लेकिन दहशत से बचने के लिए इसे छुपाया जा रहा है। उसने चुपचाप उनके लिए एक फेरी बुक कर दी है जो कुछ ही मिनटों में उन्हें टेनेरिफ द्वीप तक ले जाएगी। वहां से वे अगली फ्लाइट पकड़कर घर जा सकते हैं। फेरी के निकलने में केवल 20 मिनट बचे हैं और बचने का मौका हाथ से निकलता जा रहा है। भाई की बात सुनते ही हिमी बिना समय गवाए अपने पति और दोनों बच्चों के साथ निकलने की तैयारी करती है, लेकिन सारा जिद करती है कि वो अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वो उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब हिमी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कभी भी सुनामी आ सकती है, तो सारा मजबूर होकर अपने परिवार के साथ निकल जाती है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उन्हें सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं मिलती। समय तेजी से खत्म हो रहा है। तभी निक को एक आइडिया आता है। वो अचानक एक ट्रक को रोकता है और पूरे परिवार को उसमें बैठा देता है। मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही निक ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वही मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निक हिमी और बच्चों को तुरंत फेरी में चढ़ने के लिए कहता है। वो खुद पीछे रह जाता है और मजदूर उसे घेर कर मारने लगते हैं। आखिर में निक अपना वॉलेट निकालकर उन्हें दे देता है। तब जाकर वे उसे छोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबस होकर देखता है कि उसका परिवार फेरी में बैठकर दूर जा रहा है। उधर शेरी बीच पर होती है। वो अपने फोन पर कई मिस्ड कॉल्स देखती है और तुरंत सारा को कॉल बैक करती है। सारा उसे कहती है कि किसी तरह टेनेरिफ पहुंच जाए, वरना बाद में बच निकलना असंभव हो सकता है। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार झटका महसूस होता है। डायरेक्टर, जो अपने ऑफिस में अकेला बैठा होता है, तुरंत समझ जाता है कि खतरा अपने चरम पर पहुंच चुका है। वो मेयर के ऑफिस में कॉल करता है और तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी करने की मांग करता है। फेरी छूट जाने के बाद निक एक स्पीड बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, स्टाफ उसकी मदद करने से मना कर देता है। उसी समय होटल में मिला उसका एक दोस्त वहां आता है और बताता है कि उसने एक नाविक को पैसे देकर मना लिया है। दोनों जल्दी से किनारे की ओर भागते हैं, जहां नाविक उनका इंतजार कर रहा होता है। उसने निक के लिए आखिरी जगह बचा कर रखी होती है। राहत की सांस लेते हुए वे नाव में चढ़ने ही वाले होते हैं कि पीछे ज्वालामुखी फट पड़ता है। तभी एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ती हुई आती है और मदद की गुहार लगाती है। निक एक पल के लिए रुकता है, फिर चुपचाप अपनी सीट उस औरत और उसके बच्चे को दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त भावुक हो जाता है, लेकिन निक चुपचाप वहां से चला जाता है। अस्पताल में दाढ़ी वाला वैज्ञानिक ज्वालामुखी के विस्फोट की आवाज से जाग जाता है। बाहर आकर वो स्थिति की गंभीरता समझ जाता है, लेकिन घबराता नहीं। वो कपड़े बदलकर सीधे डायरेक्टर के पास जाता है ताकि शायद अपने आखिरी पलों में उसके साथ खड़ा रह सके। उधर निक दूर पहाड़ से निकलती आग और लावा को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि अब कहां जाए। आखिरकार वो हिमी को कॉल करता है और बच्चों का ख्याल रखने को कहता है, ये कहते हुए कि शायद वो कभी वापस न लौटे। उसी समय मैरी का भाई पुलिस स्टेशन की चाबी हासिल कर लेता है और अपनी बहन को आजाद कर देता है। बाहर निकलते समय वो एक और कैदी को भी छोड़ देता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उनकी मुलाकात निक से होती है। निक बताता है कि सारी नावें जा चुकी हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है जिसे उसने मछली पकड़ते समय छुपा दिया था। ये सुनकर निक में उम्मीद की एक किरण जागती है। तीनों तेजी से बीच की ओर भागते हैं और छुपी हुई स्पीड बोट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे चालू करने वाले होते हैं, पीछे से एक बंदूकधारी आदमी आ जाता है। वो वही कैदी होता है जिसे उन्होंने अभी छोड़ा था। अब वो पूरी नाव अपने लिए चाहता है। मैरी का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और व्यक्ति के लिए जगह है, लेकिन वो नहीं मानता और गोली चला देता है जो मैरी के भाई को लगती है। मैरी उसके पास दौड़ती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। तभी बाकी गुंडे भी वहां पहुंच
जाते हैं। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव में बैठा देता है। उसके पास बंदूक होती है, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ पाता। दोनों स्पीड बोट चालू करते हैं और तेजी से द्वीप से दूर निकल जाते हैं। उसी समय निक को अपने जीजा का मैसेज मिलता है। वो बताता है कि टेनेरिफ में एक सुरक्षित जगह है और वहीं पहुंचना ही बचने का एकमात्र तरीका है। निक तुरंत मैरी को संभालता है, जो डर से जड़ हो चुकी होती है, और उसे नाव में खींच लेता है। वे नाव को मोड़कर तेजी से सुनामी आने से पहले दूर निकल जाते हैं। उधर टेनेरिफ एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट की तैयारी चल रही होती है। हीमी अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुकी होती है। पासपोर्ट चेक करते समय स्टाफ देखता है कि उसके पास एक अतिरिक्त पासपोर्ट है। वो बताती है कि उसका पति पीछे रह गया है और शायद जल्द आ जाए। स्टाफ उन्हें पीले रंग के रिस्टबैंड देता है, जो बोर्डिंग पास की तरह काम करते हैं। लेकिन सारा अब भी अपनी दोस्त शेरी को लेकर चिंतित होती है। तभी वो देखती है कि शेरी एयरपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपने बैग से अपने पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शेरी को दे देती है और खुद प्लेन में चढ़ जाती है। उधर हीमी और उसका बेटा अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं, लेकिन सारा अभी तक नहीं आई होती। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। घबराकर हीमी अपने बेटे के साथ तुरंत बाहर निकलने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। इसी समय डायरेक्टर और दाढ़ी वाला वैज्ञानिक दोनों सुरक्षा सूट पहनकर ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि अब द्वीप छोड़ना असंभव है। दोनों बिना डरे वहीं खड़े रहते हैं। दाढ़ी वाला व्यक्ति मजाक में अपनी जेब से 1 साल पुरानी रेड वाइन की बोतल निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पी पाते, 78 साल से शांत पड़ा ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। एक भयानक विस्फोट के साथ पूरा द्वीप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे समुद्र में गिरता है और देखते ही देखते सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठने लगती हैं। उधर सारा और शेरी प्लेन में वापस आ जाती हैं। वे अपनी माँ और भाई को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, क्योंकि प्लेन उड़ान भरने वाला है। सारा को पता नहीं होता कि उसकी माँ और भाई अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। सौभाग्य से हीमी को समय पर अपने भाई का मैसेज मिल जाता है, जिसमें वो टेनेरिफ के एक और सुरक्षित स्थान के बारे में बताता है। वो तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। उसका बेटा, जिसे ऑटिज्म है लेकिन भूगोल में माहिर है, कुछ ही सेकंड में सुरक्षित जगह का पता लगा लेता है। कुछ एयरपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ हो लेते हैं। तभी सुनामी एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है। जैसे ही प्लेन रनवे पर उतरने की कोशिश करता है, जमीन फटने लगती है। उधर निक और मैरी अपनी स्पीड बोट में सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। उनका फोन बंद हो जाता है, लेकिन वे आखिरी समय में सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। ये सब निक के जीजा की वजह से संभव हो पाया था। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह लेकर सबसे सुरक्षित जगह का पता लगाया था। सुनामी गोलाकार तरीके से फैलती है और टेनेरिफ के पूर्वी हिस्से में 2 बड़ी लहरें आपस में टकराकर खत्म हो जाती हैं। वही जगह सबसे सुरक्षित साबित होती है। अपने करियर को दांव पर लगाकर निक के जीजा ने खुद माइक्रोफोन पर आकर मीडिया को इस सुरक्षित जगह के बारे में बताया और लोगों के फोन पर अलर्ट भी भेजा, जिससे अनगिनत जानें बच गईं। लेकिन निक चारों ओर देखता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नजर नहीं आते। उसे पता चलता है कि पूरा द्वीप तबाह हो चुका है और आखिरी फ्लाइट भी क्रैश हो गई है। निक टूट जाता है, ये सोचकर कि शायद वो अपने परिवार का अकेला जिंदा सदस्य बचा है। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह होती है कि कुछ लोग प्लेन क्रैश से बच गए होते हैं। सारा होश में आती है, जबकि शेरी बेहोश होती है। सारा तुरंत उसे जमीन पर लिटाकर CPR देना शुरू करती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शेरी को होश आ जाता है। जब वे प्लेन से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ का नजारा पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया होता है। कुछ छोटे द्वीप देश पूरी तरह डूब चुके होते हैं। निक और हीमी को लगता है कि वे शायद सारा को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। उनका बेटा सबसे पहले सारा को पहचान लेता है। इतनी भयानक तबाही के बावजूद आखिरकार पूरा परिवार फिर से मिल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो दूर खड़ा चुपचाप सब देख रहा है, मैरी। उसने इस आपदा में अपने भाई को खो दिया है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।